हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हम क्या है सिलेजिनेला में जनन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो जनन की वही सिंपल दो मेथड है, कायिक विधि और भाई बीजाणुओं द्वारा। ठीक है, तो अगर हम इसके बीज सबसे पहले क्या देखेंगे, बीजाणु उद्भिद देखेंगे। बीजाणु उद्भिद में जनन की कौन कौन सी विधियां मिलेंगी। ठीक है, और बीजाणु उद्भिद से फिर हमें क्या मिलेगा, युग्मकोद्भिद पादप प्राप्त हो जाएगा। और युग्मकोद्भिद में क्या मिलेगी हमें, पूधानी और स्त्रीधानी, उसमें पुमणु और अंड मिल जाएंगे। उनके फर्टिलाइजेशन से हमें वापस से मतलब कि फाइनली क्या हुआ, बीजाणु उद्भिद से युग्मकोद्भिद और युग्मकोद्भिद से वापस से हमें बीजाणु उद्भिद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका मतलब पीढ़ी का अंतरण। ठीक है, देखो अब जनन की बात करें तो इसमें जो जनन है वो हम बीजाणुउद्भिद में मतलब बीजाणुउद्भिद पादप की हम बात कर रहे हैं अभी। जनन इसमें दो प्रकार से हो सकता है। इसमें पहला जो टाइप है वो है कायिक जनन मतलब कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो टाइप है वो है बीजाणुओं द्वारा जनन। इसका मतलब क्या हुआ, रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स मतलब कि बीजाणुओं के द्वारा। अब भाई देखो सबसे पहले हम देखेंगे कायिक जनन के बारे में। अब कायिक जनन हम सब मतलब शुरू से जो पढ़ते आए हैं कि भाई जिसमें हमें किसकी आवश्यकता नहीं होती, किसी भी प्रकार के कोई युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ एक प्लांट मतलब सिंगल पेरेंट भी नए प्लांट को बना सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली हम विधियां पढ़ते हैं उनमें। अब देखो हमें कि भाई सिलेजिनेला में कौन कौन सी विधि से कायिक जनन हो सकता है। पहला देखो कायिक जनन जो है सिलेजिनेला में कायिक जनन निम्न विधियों से होता है। किस किस से, ट्यूबर मतलब कि ट्यूबर्स के द्वारा, पत्र प्रकलिकाएं और सुप्त कलिकाओं और खंडन। ये चारों ही विधियां आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं और इनसे पूरी तरीके से अवगत होंगे, है ना। और अगर नहीं है मतलब नहीं ध्यान आ रहा है तो अपनी पिछली बुक्स उठा के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सी है ये। ठीक है भाई, अब क्या है कि पहला पॉइंट देखो, अनुकूल परिस्थितियों में सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस की श्याम शाखाओं से जड़ें विकसित होती हैं। ठीक है, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस क्या है, सिलेजिनेला की ही एक जाति है। ठीक है, तो जो अनुकूल परिस्थितियां होती है, जब इनका फेवरेबल टाइम चल रहा है मतलब कि सब कुछ इनके अनुकूल है, उस टाइम पे क्या होगा, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस की श्याम शाखाओं, श्याम का मतलब जो धरती के समानांतर वृद्धि करती है, पड़ी हुई रहती है। ठीक है, से जड़ें विकसित होती है मतलब कुछ उससे जड़ों जैसी संरचना विकसित हो जाएगी। कुछ समय बाद जड़ युक्त शाखाएं मात्र पौधे से अलग हो जाती है। मतलब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो शाखा जिसमें जड़ उत्पन्न हो चुकी है वो क्या है, मूल पादप से अलग हो जाएगी और वो ही एक नए पादप का निर्माण कर देगी तथा एक नए पौधे के रूप में विकसित होती है। इस विधि द्वारा जनन प्राय अधिक नम स्थानों पर उगने वाले पौधों से होता है। मतलब कि इस विधि से जनन किन में होगा, ऐसे मतलब सिलेजिनेला की वो जातियां जो काफी मॉइस्ट मतलब कि काफी नम का मतलब जहां पे पानी की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, और नमी ज्यादा हो। इस विधि द्वारा जनन प्राय अधिक नम स्थानों पर उगने वाले पौधों से होता है। मतलब कि ऐसे पौधे जो बहुत ज्यादा गीले स्थान में मिलेंगे उनमें भाई ये इस प्रकार से जनन मिल सकता है। सिलेजिनेला क्राइसोराइजस, सिलेजिनेला क्राइसोकोलस, ये दोनों क्या है, सिलेजिनेला की और दो जातियां हैं। ठीक है, आदि कुछ जातियों में कायिक प्रवर्धन कंदों अथवा पत्र प्रकलिकाओं द्वारा होता है। भाई क्या है कि जो हमने ये सिलेजिनेला की दो जातियां बताई है, इनमें कायिक जनन किसके द्वारा होगा, या तो कंद के द्वारा होगा या फिर पत्र प्रकलिका के द्वारा होगा। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में कंद अंकुरित होकर एक नया पौधा बना लेगा। भाई इससे जो हमें कंद प्राप्त हुआ है, ठीक है, वो क्या करेगा, जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, क्या करेगा कि अंकुरित हो जाएगा और एक नया प्लांट बना लेगा। दूसरा देखो बीजाणुओं द्वारा जनन। अब जो हम जनन देखने वाले हैं वो होगा बीजाणुओं के द्वारा। सिलेजिनेला का पादप काय बीजाणुउद्भिदी होता है। भाई सिलेजिनेला का जो पादप काय है हम बता चुके हैं पहले ही
क्या है, बीजाणुउद्भिद प्रकार का होता है, मेन पादप का है। इसका मतलब ये नहीं है, अब आप पूछोगे कि भाई होता तो इसमें युग्मकोद्भिद भी है और बीजाणुउद्भिद भी है, लेकिन हम ये क्यों बोलते हैं कि सिलेजिनेला का पादप का है, बीजाणुउद्भिद होता है? भाई ये होता है कि देखो, एक होता है युग्मकोद्भिद, एक होता है बीजाणुउद्भिद। तो कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा टाइम तक, जीवन काल के अधिकतर समय पादप बीजाणुउद्भिद अवस्था में रहता है, और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें जीवन काल के अधिक मतलब ज्यादा टाइम वो युग्मकोद्भिद अवस्था में बिताता है। तो जो सिलेजिनेला या फिर हम टेरिडोफाइट बोले, जो मेनली टेरिडोफाइट है, वो क्या है, अपना मेन जो जीवन काल है, बहुत अधिक जीवन काल किस अवस्था में बिताते हैं, बीजाणुउद्भिद अवस्था में बिताते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? सिर्फ जनन के वक्त युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ठीक है, तो भाई सिलेजिनेला का पादप का बीजाणुउद्भिद होता है, इसमें उत्पन्न बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी लाइन है कि इससे बीजाणुउद्भिद पर जो बीजाणु उत्पन्न होंगे वो अंकुरित होकर क्या बना देंगे, युग्मकोद्भिद का निर्माण कर देंगे। ठीक है, अब देखो, नर तथा स्त्री युग्मकों का निर्माण युग्मकोद्भिद में विकसित पुधानियों तथा स्त्रीधानियों में होता है। भाई देखो, नर और स्त्री युग्मक, भाई नर युग्मक कौन है, पुमाणु है, स्त्री युग्मक कौन है, अंड है। ठीक है, इनका निर्माण कहाँ होगा, पुधानियों में और स्त्रीधानियों में। बहुत नई बात नहीं है, हम शुरू से यही पढ़ते आए हैं। सिलेजिनेला एक विषम बीजाणुक वंश है। अब भाई सम बीजाणुक और विषम बीजाणुक वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आपको बताती हूँ कि क्या होता है। भाई सम बीजाणुक मतलब कि इसमें जो स्त्री बीजाणु और नर बीजाणु, या फिर ये बोलो भाई जो नर जनन संरचना है वो और मादा जनन संरचना है वो एक जैसी होगी। ठीक है, वो तो होंगे सम बीजाणुक वंश। और अगर दोनों संरचनाएं अलग अलग होंगी तो वो होगा विषम बीजाणुक वंश। समझ पाए? तो सिलेजिनेला एक विषम बीजाणुक वंश है। इसमें दो प्रकार के बीजाणु, कौन कौन से, गुरु बीजाणु और लघु बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, अब बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। जो गुरु बीजाणु है वो हमेशा मादा जनन संरचनाओं से रिलेटेड होता है और लघु बीजाणु होता है नर जनन भाग से रिलेटेड। ठीक है भाई, क्या है कि है ना, ये है ना, सब सारे प्लांट्स पे यही बात अप्लाई होगी। ठीक है, जहां पे गुरु बीजाणु बोल दिया जाए वो हमेशा मादा जनन संरचना का निर्माण करेगा, जहां लघु बीजाणु बोल दिया जाए वो हमेशा नर जनन संरचना का निर्माण करेगा। अब देखो, बीजाणुओं का निर्माण बीजाणु धानियों में होता है। बहुत सिंपल बात है, क्या कि भाई बीजाणु धानी मतलब कि ऐसी धानी जिसके अंदर, धानी मतलब एक जगह या कोष्ठक जिसके अंदर बीजाणु भरे हुए हों। तो इसका मतलब बीजाणुओं का निर्माण कहाँ हुआ, बीजाणु धानियों में हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझने का कुछ नहीं है। आगे देखो, लघु बीजाणु धारण करने वाली बीजाणु धानी को लघु बीजाणु धानी, भाई ऐसी बीजाणु धानी जो लघु बीजाणुओं को अपने अंदर धारण किए हुए है वो क्या हो गई, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही गुरु बीजाणु धारण करने वाली बीजाणु धानी क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, अब ये लाइन देखो, प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में अनेक लघु बीजाणु बनते हैं। जब ऑब्वियस सी बात है कि जब धानी लघु बीजाणु की है तो उसमें बनेंगे भी क्या, लघु बीजाणु। ठीक है, तो लघु बीजाणु धारण करने वाले बीजाणु धानी को लघु बीजाणु धानी कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी में अनेक लघु बीजाणु होते हैं। गुरु बीजाणु धारण करने वाले बीजाणु धानु को गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। इसमें प्राय 4 गुरु बीजाणु होते हैं। भाई क्या होता है, हमेशा देखो हम हमेशा यही पढ़ते आए हैं कि जहां पे पुमणुओं या नर जनन संरचना की बात होती है तो वो बनते हैं ज्यादा मात्रा में। ठीक है, और आकार में होते हैं छोटे हमेशा। ठीक है, जहां पे हम गुरु बीजाणुओं की बात करते हैं, मादा जनन संरचना की बात करते हैं, तो वो होते हैं आकार में बड़े और संख्या में कम। तो इसमें प्राय 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, गुरु बीजाणुओं का आमाप लघु बीजाणुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है। आमाप मतलब साइज में जो गुरु बीजाणु है वो लघु बीजाणु की तुलना में बहुत बड़ा है, इसीलिए तो उनका नाम गुरु बीजाणु है।
और वो छोटा है इसीलिए उसका नाम लघु बीजाणु है। ठीक है, अब भाई अपने कुछ स्टूडेंट्स क्या है, इंग्लिश मीडियम के हैं, तो अपन कम से कम इनको इन टर्म्स की इंग्लिश बता देते ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। भाई लघु बीजाणुधानी जो है तो हमेशा लघु के लिए माइक्रो यूज करते हैं और गुरु के लिए मेगा यूज करते हैं। अब ये धानी है इसलिए स्पोरेंजियम। ठीक है, तो लघु बीजाणुधानी है तो माइक्रो स्पोरेंजियम और गुरु बीजाणुधानी है तो मेगा स्पोरेंजियम। और लघु बीजाणु को अपन बोल देंगे माइक्रोस्पोर और गुरु बीजाणु को बोल देंगे मेगास्पोर। यहां तक बात समझ आई? आगे देखो, प्रत्येक बीजाणुधानी एक पर्ण सदृश संरचना जिसे बीजाणु पर्ण कहते हैं के कक्ष में विकसित होती है। भाई सीधी सी बात है, ये है ना किसी पत्ती या पर्ण के कक्ष में उत्पन्न मतलब लगती है, तो ऐसी पत्ती जो बीजाणुधानी मतलब जिसके कक्ष में बीजाणुधानी लगेगी तो उसको भी अपन क्या नाम देंगे, बीजाणुपर्ण। ठीक है, स्पोरोफिल बोलते हैं इनको। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि फिल या फिल्लम जो वर्ड है वो हमेशा पत्ती के लिए काम में लिया जाता है, तो स्पोर से रिलेटेड मतलब पत्ती मतलब कि स्पोरोफिल। प्रत्येक बीजाणुधानी एक पर्ण मतलब पत्ती जैसी संरचना जिसे बीजाणुपर्ण कहते हैं के कक्ष में लगती है। बीजाणुधानी का विकास लघु बीजाणुपर्ण पर, भाई लघु बीजाणुधानी का विकास लघु बीजाणुपर्ण पर, जबकि गुरु बीजाणुधानी का विकास गुरु बीजाणुपर्ण पर होता है। भाई दो प्रकार की पत्तियां है हमारे पास, एक तो लघु बीजाणुपर्ण, अब ये तो हमने बीजाणुपर्ण की बात की थी, अब ये भी दो प्रकार की हो गई, लघु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण। तो जिन पत्तियों पे लघु बीजाणुधानी लगेगी वो कौन सी हो जाएगी, लघु बीजाणुपर्ण, और जिन पत्तियों पर गुरु बीजाणुधानी लगेगी वो कौन सी हो जाएगी, गुरु बीजाणुपर्ण। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे हमने चित्र में बताया, देखो ये एक पत्ती है, इस पे ये गोल सी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, बीजाणुधानी है। ठीक है, अब देखो कैसे पता चलेगा अलग अलग, क्योंकि इनकी संरचना अलग अलग है। ये देखो थोड़े बड़े साइज की बीजाणुधानी लगी हुई है, इसके आकार में भी अंतर है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, गुरु बीजाणु पर्ण है और गुरु बीजाणु पर्ण के ऊपर क्या लगी हुई है, गुरु बीजाणुधानी, इसके अंदर क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु। ऐसे ही हमारे पास ये है एक लघु बीजाणुपर्ण और इसके ऊपर लगी हुई है लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी के अंदर हमें क्या मिलेंगे, लघु बीजाणु। ठीक है, तो चित्र से आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब भाई देखो कि ये जो पत्तियां हैं ये क्या करती है, एक ग्रुप बनाती है, ये सारी पत्तियां एक ग्रुप में लगी होती है और क्या बना लेती है, स्ट्रोबाइलस या फिर शंकु। भाई शंकु अथवा स्ट्रोबाइलस अंतर होता है इसमें क्या, जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है मतलब कि सघन रूप से व्यवस्थित होता है, जिसमें पत्तियां बहुत गहरी गहरी और एकदम चिपकी चिपकी सी होती है, वो तो कहलाता है शंकु मतलब कि कोन। और अगर वो ही कोन ढीला ढाला सा है, ठीक है, तो वो कहलाएगा स्ट्रोबाइलस। ठीक है, अंतर समझ आया आपको? लेकिन फिर भी आप स्ट्रोबाइलस का मतलब शंकु समझ सकते हैं एक ब्रीफ अकाउंट में, मतलब नॉर्मली देखें तो। देखो अधिकांश जातियों में बीजाणुपर्ण मुख्य अथवा पार्श्व शाखाओं के शीर्ष पर एकत्रित होकर एक सघन संरचना बनाता है। मतलब कि ये जो बीजाणुपर्ण है ना, ये इकट्ठी होकर एक ग्रुप बनाती है, शंकु बनाती है। मतलब वो जो ग्रुप होता है ना उसी को अपन क्या बोलते हैं, शंकु बोलते हैं, जिसे स्ट्रोबाइलस अथवा शंकु कहते हैं। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।